नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म फ्लाइट फॉर फ्यूचर पे। अगर आप यह थंबनेल देख करके इस वीडियो पे आ रहे हैं कि क्लास ओपन करने के बाद छोड़कर जाने का मन नहीं करेगा, तो बिल्कुल ये मेरा वादा है कि इस क्लास को यदि आप 2 मिनट तक देख लेंगे तो उसके बाद में छोड़कर जाने का मन नहीं करेगा और निश्चित तौर पर आप अपना कॉन्फिडेंस है वो एक अलग ही लेवल के ऊपर पाएंगे। मनोविज्ञान की एक सीरीज थ्योरी प्लस पीवाईक्यू, पिछली क्लास के अंदर व्यक्तित्व जो था उससे संबंधित थ्योरी यानी उसकी परिभाषा और अर्थ से संबंधित ये क्लास रही थी और एक पीवाईक्यू की अलग क्लास रही थी। इस क्लास के अंदर आपको थ्योरी प्लस पीवाईक्यू इसका कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा और इस क्लास को देखने के बाद में निश्चित तौर पर आपको यूं लगेगा कि साइकोलॉजी है वो बहुत ही आसान है। व्यक्तित्व यानी कि पर्सनैलिटी जो टॉपिक है इसकी ये दूसरी क्लास है, सेकंड एपिसोड है ये। इस क्लास के ऊपर आप रुकें, एक बार देखें और उसके बाद आपको एहसास होगा कि साइकोलॉजी है वो कितनी आसान होती है। और यह बात मैं इस बेसिस पर कह रहा हूं कि मैंने इसी तरीके से साइकोलॉजी को पढ़ करके और सेकंड ग्रेड 2022 के अंदर जो साइकोलॉजी के 20 प्रश्न आते हैं उनमें से 19 क्वेश्चन किए और 19 के 19 राइट थे। ठीक है, तो जुड़े रहें, अपना विश्वास बना करके रखें कुछ देर के लिए, उसके बाद देखिएगा कितनी आसान लगती है। और ना सिर्फ ये क्लास जबकि आने वाली आगामी हर एक क्लास है वो आप कभी मिस नहीं करेंगे, ये मेरा वादा है। और ना सिर्फ आपसे वादा है, मेरा खुद का आत्मविश्वास भी है ये। तो चलिए देखिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां जो अपन पढ़ेंगे व्यक्तित्व की परिभाषाएं हैं, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। व्यक्तित्व का अर्थ है वो भी अपन पहले पढ़ चुके हैं। व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी शब्द है वो कहां से आया ये भी पिछली क्लास के अंदर बताया जा चुका है। अब देखिए व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो पर्सनैलिटी को इफेक्ट करते हैं। तो देखिए मुख्य रूप से यह क्लास है वो अपने आप में संपूर्ण डिटेल भी है और मोस्ट ऑफ संपूर्ण अच्छी विशेषता इसकी यह है कि ये अपने आप में एक शॉर्ट नोट्स भी है। इस क्लास को देख लेने के बाद में आपको अलग से ना तो शॉर्ट नोट बनाने की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही विस्तृत कुछ पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी और ना ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के लिए आपको कहीं अलग जाने की आवश्यकता पड़ेगी। पहले थ्योरी लेंगे और उसके बाद में उसी से जुड़े हुए पीवाईक्यू पूर्व की एग्जाम के अंदर पूछे गए जो प्रश्न हैं उनको अभ्यास के तौर पर लेंगे। तो यह कॉम्बिनेशन यहां पर देखने को मिलेगा। तो देखिए किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो आता है जैविक कारक यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर। यानी कि मनुष्य है वो उसकी जो पूर्व पीढ़ियां हैं, उसके माता पिता हैं, उसके जो वंशज हैं, उनसे जो उसको आनुवंशिक गुण मिले हैं, शरीर की जो बनावट मिली है वो उसके व्यक्तित्व को उसकी व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। ठीक है, मुख्य रूप से शारीरिक जो फैक्टर हैं वो तो देखिए आनुवंशिक गुण, व्यक्ति है कोई भी बच्चा है कोई बालक है तो वो जहां से जिस समाज में जिस माता पिता से वो उत्पन्न हुआ है उनके आनुवंशिक लक्षण जेनेटिक फैक्टर जो हैं वो निश्चित तौर पर उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करेंगे। उसके बाद में उसकी शारीरिक बनावट यानी उसका शरीर कैसा है, वो हष्ट पुष्ट है, कमजोर है, तंदुरुस्त है, नहीं है, है ना, उसकी लंबाई, उसका आकार, शरीर की बनावट, उसका वजन, ये सभी जो हैं ये उसके व्यक्तित्व के बाह्य कारक हैं। ठीक है, तो उसको निश्चित तौर पर शारीरिक बनावट जो एक बाह्य कारक है ये भी उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। इसके बाद में हार्मोन्स यानी व्यक्ति के अंदर जो ग्रंथियां हैं, जो ग्लैंड्स हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन वो उसकी वृद्धि, उसके विकास, उसके आचार विचार सभी को, उसके स्वभाव को उनको प्रभावित करते हैं। कौन? हार्मोन्स। ठीक है, तो ये अंतःस्रावी ग्रंथियां या उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स या मुख्य रूप से यूं कहूं कि शरीर में उत्सर्जित होने वाले बनने वाले जो रासायनिक पदार्थ हैं वो उसके व्यक्तित्व को निश्चित तौर पर प्रभावित करते हैं। और ये सभी कारक हैं वो किसके अंदर आते हैं? व्यक्तित्व के जैविक कारक यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए दूसरी चीज, एक होती है जेनेटिक्स और दूसरी होती है हेरिडिटी। तो एक तो आनुवंशिकी लक्षण यानी कि जेनेटिक्स, उसके जो जीन्स हैं, उसके गुणसूत्र हैं, उसकी पीढ़ियां हैं, उनके आचार विचार, उसके लक्षण, उनकी शारीरिक बनावट वो अपनी संतान के अंदर ट्रांसफर होती है और ट्रांसफर होकर उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। अब दूसरा जो फैक्टर आता है वो यहां पर निकल करके आता है वातावरणीय कारक
यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अर्थात कोई भी बालक है या कोई भी व्यक्ति है वो किस परिवेश में रह रहा है, कहाँ उसका पालन पोषण हो रहा है, किस प्रकार के उसको संस्कार मिल रहे हैं, ये सभी चीजें हैं वो उसके व्यक्तित्व का दर्पण होती हैं, अर्थात उसके व्यक्तित्व के अंदर ही झलकती हैं। तो जो वातावरणीय कारक या एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनके अंदर कोई भी व्यक्ति है या कोई भी बालक है वो किस परिवार से बिलोंग करता है, उसके परिवार के जो व्यक्ति हैं, अन्य व्यक्ति, उनके व्यक्तियों का व्यक्तित्व यानी उसके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, उनका व्यक्तित्व कैसा है, उसका प्रभाव निश्चित तौर पर किसी बालक पर या जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व का अपन अध्ययन कर रहे हैं उसके ऊपर निश्चित तौर पर ही आएगा। परिवार के बाद में बालक है वो निकलकर कहाँ जाता है, समाज में। तो वो किस प्रकार के समाज में रहता है, सभ्य समाज में रहता है, पढ़े लिखे समाज में रहता है या फिर अनपढ़ समाज में रहता है, किस प्रकार के शहरी समाज में रहता है, ग्रामीण परिवेश में रहता है, उस वातावरण का उस बालक की वृद्धि और विकास के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जैसी उसकी ग्रोथ होती है, जैसा उसका डेवलपमेंट होता है, वैसा ही उसका क्या बनता है, व्यक्तित्व बनता है। उसके बाद उसके रिश्तेदार कैसे हैं, किस प्रकार के विचार। देखिए क्या होता है कि जब उस बालक का निर्माण हो रहा होता है, उस निर्माण अवस्था के अंदर जैसा रॉ मटेरियल उसको मिला, उस रॉ मटेरियल के अकॉर्डिंग ही क्या होगा, उस बालक के व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो उसके रिश्तेदार जो हैं, परिवार है, समाज है, उसकी मित्र मंडली, वो किस प्रकार के विचार वाले व्यक्तियों के अंदर रहता है, वैसे ही विचार क्या होंगे उस बालक के या उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के अंदर ही पनपेंगे। ठीक है, किस प्रकार की संस्कृति के अंदर उसका पालन पोषण हो रहा है और उसे कैसा माहौल मिल रहा है। यदि एक व्यक्ति है वो साधारण से परिवार के अंदर पैदा हुआ लेकिन वो एक उग्र प्रवृत्ति वाले माहौल के अंदर, ऐसे मित्र मंडली के अंदर रहता है, तो निश्चित तौर पर उसका जो आनुवंशिक गुण है वो एक सीधे सिंपल सज्जन परिवार के अंदर इसको प्राप्त हुए, जो जेनेटिकली इसको कैरेक्टर मिले वो उस तरह के थे। लेकिन उसकी मित्र मंडली है वो उग्र प्रवृत्ति के है, ठीक है, कुसमायोजित है, तो उसका व्यक्तित्व है वो भी समायोजित नहीं हो सकता, उसके व्यक्तित्व का विकास है वो ठीक ठीक से नहीं हो सकता। तो जिस प्रकार के वातावरण में वो रहता है, उसके परिवार के लोग, समाज के लोग, रिश्तेदार, मित्र मंडली, किस प्रकार के संस्कार संस्कृति में वो रहता है, किस प्रकार के माहौल में रहता है, इन सभी का प्रभाव है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर निश्चित तौर पर ही पड़ता है, जो किस में आएंगे, वातावरणीय या एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंतर्गत ही आएंगे। तो जैविक कारक यानी कि बायोलॉजिकल, मुख्य रूप से जेनेटिक्स से जुड़े हुए, या शारीरिक या शरीर के अंदर साबित होने वाले हार्मोन या रसायन, और उसके बाद में वातावरणीय कारक जो बाहर से बालक क्या करता है, अर्जित करता है। ये देखो जन्मजात प्रवृत्तियां हैं और जन्मजात गुण हैं, और ये क्या है, अर्जित है। ठीक है, इन्हीं का समावेश है वो क्या होता है, व्यक्तित्व के अंतर्गत ही होता है। इसके बाद में क्या होता है, तीसरा जो कारक आता है वो है मनोवैज्ञानिक अर्थात साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी व्यक्ति की स्वयं की भी कुछ अवधारणाएं हैं वो विकसित होती हैं। जब बालक का या व्यक्ति का स्वयं का डेवलपमेंट होता है तो वो अपने प्रति अपने दिमाग में कुछ विचार बनाता है, कुछ आइडियाज डेवलप करता है। तो वो कौन कौन से हैं, देखो प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी अलग अलग रुचियां होती हैं, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। ठीक है, उन रुचियों के अकॉर्डिंग क्या करता है व्यक्ति, अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है। ठीक है, और जैसा व्यवहार प्रदर्शित करेगा वैसा ही उसका क्या होगा, व्यक्तित्व है वो अपने सामने आएगा। उसके बाद में उसकी अभिवृत्ति यानी उसके एटीट्यूड, किसी एक वस्तु एक व्यक्ति को देख करके, और व्यक्ति ए का कोई अलग एटीट्यूड हो सकता है, कोई व्यक्ति बी है उसका अलग एटीट्यूड हो सकता है, अलग सोच हो सकती है। ठीक है, यानी कि अपन किसी व्यक्ति को, अपने सामने कोई व्यक्ति है या कोई सामने वस्तु है या सामने कोई मॉडल है, उसको देखने वाले 5 व्यक्ति हैं, तो पांचों व्यक्तियों के विचार उस मॉडल के प्रति क्या हो सकते हैं, अलग अलग ही हो सकते हैं। ये बात किसके ऊपर डिपेंड करती है, सोचने वाले या देखने वाले, समझने वाले व्यक्ति के एटीट्यूड के ऊपर, उसकी अभिवृत्ति के ऊपर। यानी जब अपन किसी वस्तु को देखते हैं, उसको देखकर जैसा विचार अपने दिमाग में डेवलप होता है वह क्या है, अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है। इसके बाद में अभिप्रेरणा, यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो किस दूसरी वस्तु से या दूसरे व्यक्ति से प्रभावित होता है, प्रेरित होता है, और प्रेरित होकर के अपने व्यवहार को प्रदर्शित करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बालक है वो जन्म से ही और किसी एक्टर से, फिल्मी एक्टर से प्रभावित रहा है,
और वो उससे अभिप्रेरित हो रहा है, तो निश्चित तौर के ऊपर उसमें डांसिंग सिंगिंग के जो गुण हैं वो ज्यादा डेवलप होंगे, उसका व्यक्तित्व है वो उस टाइप का बनेगा। ठीक है। यदि कोई बालक है वो शुरू से ही उसके परिवार के अंदर और कोई जैसे राजनीति के अंदर व्यक्ति हैं, तो उन्होंने अपने आसपास के व्यक्तियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के लोगों को उस राजनीति से जुड़ी हुई जो भी घटनाएं हैं उन घटनाओं को देखा, उन्हीं में वो पला बढ़ा और उसकी अभिप्रेरणा, उसका मोटिवेशन है वो उन्हीं लोगों से उसको मिला, तो उसके व्यक्तित्व के अंदर भी वो गुण है वो झलकेंगे, उसकी सोच में, उसके विचारों में, उसके मन में ये चीजें हैं वो निश्चित तौर पर झलकेंगी। इसके बाद में आत्मबोध, आत्मबोध या आत्मसंप्रत्यय, सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी कि कोई भी बालक या कोई भी व्यक्ति है वो अपने प्रति एक विचार बनाता है कि मैं किस प्रकार का हूं, समाज मेरे बारे में क्या सोचता है। ठीक है। और मुझे समाज में मेरा स्थान है वो किस लेवल पर स्थापित करना चाहिए। ये चीजें अपने बारे में सोचना, अपने बारे में जानकारी रखना, अपने बारे में जागरूकता लाना, चेतना लाना, यही क्या है, आत्मबोध है, आत्मसंप्रत्यय है। और व्यक्ति समाज में अपने आप को जिस प्रकार से स्थापित करना चाहता है वैसा ही उसका क्या बनता है, व्यक्तित्व बनता है। इसके बाद में उसकी आदतें, हैबिट्स, ये आदतें भी क्या होती हैं, उसके व्यक्तित्व का दर्पण होती हैं। अर्थात जैसी व्यक्ति की आदत होती है वैसा वो व्यवहार करता है, और जैसा व्यवहार अपने सामने परिलक्षित होता है अपने सामने उसकी वैसी ही पर्सनैलिटी जो है वो बन करके उभर करके सामने आती है। तो ये है मनोवैज्ञानिक कारक, अर्थात बालक अपने मन में, मस्तिष्क में, दिमाग में क्या क्या चीजें सोचता है, किस किस आइडिया से, किस किस एटीट्यूड से सोचता है, ये सभी व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं। तो मुख्य रूप से किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जैविक कारक यानी उसके शारीरिक कारक जो जन्मजात होते हैं वो प्रभावित करते हैं। दूसरी बात वातावरणीय कारक यानी अर्जित, जो अपने आस पड़ोस, पास पड़ोस से वो अर्जित करता है। और तीसरी, धीरे धीरे जब उसके विकास की अवस्थाएं अलग अलग गुजरती हैं तो उसके तहत उसमें क्या होती हैं, कुछ खुद के बारे में सोचने की, विचारने की और खुद को समाज में स्थापित करने के अलग अलग आइडियाज डेवलप होते हैं जो मनोवैज्ञानिक कारकों के अंतर्गत आते हैं। उम्मीद करता हूं कि व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले इन कारकों में से कोई भी क्वेश्चन, निश्चित तौर पर यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आगे अपन क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे, उनमें आप देखेंगे कि ये चीजें हैं वो ऐसी की ऐसी, बिल्कुल रटने की कोई आवश्यकता नहीं। एक बार पढ़ा, पढ़ करके मनन किया, सोचा, विचारा, और ये बिल्कुल अपने आप में शॉर्ट नोट्स हैं और ये सभी टॉपिक हैं वो आगे लगते हैं। तो इनके बारे में रटने की, रट करके साइकोलॉजी का कोई भी क्वेश्चन है वो हल नहीं किया जा सकता। केवल फैक्ट जो होते हैं कुछ कि ये सिद्धांत किसने दिया, ये परिभाषा किसने दी, वो रटी जा सकती है, लेकिन वो भी एक हद तक, एक ट्रिक के साथ रटी जा सकती हैं। ठीक है। तो ये चीजें मैं सोचता हूं कि बहुत अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ गई होंगी। इसके बाद में एक फैक्ट है मनोविश्लेषणवाद, जो कि सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया। उन्होंने क्या कहा कि प्रारंभिक 5 वर्ष जो हैं वो बालक में क्या होते हैं, अति महत्वपूर्ण होते हैं। यानी कि जो पर्सनालिटी डेवलप होनी होती है, जो व्यक्तित्व बनना होता है, वो प्रारंभ के 5 वर्ष में किसी बालक में अपन जैसी आदतें डाल देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आदतें बिल्कुल वैसी की वैसी रह जाती हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ सुधार हो सकता है, कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मूल जड़ जो होती हैं वो प्रारंभिक 5 वर्ष से होते हैं। इसमें जिस बालक की परवरिश, जिस बालक का पालन पोषण बहुत अच्छी तरीके से अच्छे माहौल में हो गया, वो आगे चल करके और उसके व्यक्तित्व में निश्चित तौर पर झलकेंगी। तो ये भी चीज कि प्रारंभिक 5 वर्ष है वो बालक के निर्माण का काल होते हैं, ये किसके अनुसार है, मनोविश्लेषणवाद के अनुसार, यानी कि सिगमंड फ्राइड के अनुसार ये फैक्ट है वो दिया गया है। इसके बाद में देखिए बात करते हैं अपन आगे व्यक्तित्व की विशेषताएं। निश्चित तौर पर साइकोलॉजी के अंदर जो एप्लीकेशन बेस्ड अप्लाइड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके अंदर विशेषताओं से क्वेश्चन है वो बहुत बार बनते हैं, और अपन जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो उनके अंदर देखेंगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और इनको इस क्लास के बाद में कभी रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हाँ ये चीज जरूर कि अपन 2 दिन 5 दिन, उसके बाद धीरे धीरे 10 दिन 15 दिन, इसके बाद एक बार रिपीट करते रहें। और जब भी अपन पढ़ रहे हैं 10 पन्ने पढ़ लिए, उसके बाद अगले दिन अगर 11वां पन्ना स्टार्ट करते हैं तो पहले वाले 10 पन्नों को एक बार पलट करके देख लें, 2 मिनट लगेंगी। यह रिवीजन का सबसे अच्छा तरीका होता है। कितने भी चाहे अपन ने 5 दिन में 50 पेज पढ़ दिए, उसके बाद 6वें दिन 51वां पेज स्टार्ट करते हैं तो पहले वाले 50 पेज को पलट कर जरूर देख लें। तो ये हेडिंग जब यूं नजरों में से गुजरेंगी
तो ये सारी की सारी बाकी आगे का विवरण है वो ऑटोमेटिक दिमाग के अंदर मन मस्तिष्क में छपता जाएगा। तो देखिए व्यक्तित्व की विशेषताएं, पर्सनैलिटी है वो किन से मिलकर बनती है, तो देखिए इन विशेषताओं के अंदर एक कॉम्बिनेशन है, एक सामंजस्य है, और यह सामंजस्य कौन सा है, तो शारीरिक विशेषताएं, मानसिक, जैसा अपन ने मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां देखी, अलग अलग रुचियां अभिरुचियां, है ना, ये सब। ज्ञानात्मक, धीरे धीरे व्यक्ति है वो ज्ञान अर्जित करता है, अपने आस पड़ोस के बारे में, अपने देश विदेश के बारे में ज्ञान अर्जित करेगा। ज्ञान अर्जित करने से उसकी पर्सनैलिटी के अंदर निश्चित तौर पर निखार आएगा। क्रियात्मक यानी वो कैसा व्यवहार करता है, कैसा कार्य करता है। भावनात्मक मतलब दूसरे लोगों के साथ भी किस प्रकार से जुड़ता है। ये सभी पक्ष जो हैं ये मिलकर क्या बनाते हैं, व्यक्तित्व को बनाते हैं। तो इन्हीं की विशेषताओं का जो संगठित रूप है वो क्या है, व्यक्तित्व है। तो व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, देखिए सबसे पहले सामाजिकता, सोशियबिलिटी, यानी कि समाज में वो किस प्रकार की गतिविधियों के अंदर भागीदारी लेता है। उसका व्यक्तित्व अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है, अपने आप में रहने वाला है, ठीक है, या फिर वो समाज के लोगों के साथ में मिलजुल करके समाज में होने वाले किसी भी गतिविधि में, किसी भी कार्य के अंदर एकदम से बढ़ चढ़ करके भाग लेता है। तो उसके आधार पर उसका व्यक्तित्व है वो क्या होता है, तय होता है कि वो अंतर्मुखी है या फिर वो बहिर्मुखी है, लोगों के साथ मिलजुल करके समाज के साथ जुड़ाव रखने वाला है या फिर एकांकी जीवन जीने वाला है। तो सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी ये किसके अंदर आएगी, सोशियबिलिटी के अंतर्गत आएगी। उसके बाद में है एकता या एकीकरण, इंटीग्रेशन, यानी कि जो उसके सारे पक्ष हैं वो एक साथ, देखो सभी गुणों का समन्वय एवं एकीकृत होना, अर्थात उसके अंदर किसी संकटकालीन परिस्थिति के अंदर या जो विपरीत परिस्थिति है उसके अंदर अपने आप को एडजस्टमेंट करना, समायोजित करना, ठीक है। कभी अपने सामने जैसे मान लीजिए कि अपन यूं कह रहे हैं कि उसके अनुकूल परिस्थिति है तो भी अपने उत्साह को भी कंट्रोल रखना, यानी कि एक तरह से एक संतुलन बना करके चलना, यही क्या है, एकीकरण है। सभी गुणों में समन्वय स्थापित करना यही एकीकरण है। और यह एक अच्छे व्यक्तित्व की क्या होती है, विशेषता होती है। इसके बाद में आत्मचेतना, देखिए किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व है वो तब तक अच्छा नहीं हो सकता जब तक वो स्वयं के बारे में नहीं जान लेता कि मैं क्या हूं, मेरा जो रोल है वो समाज में क्या है, मेरा रोल जिन व्यक्तियों के बीच में मैं रह रहा हूं वहां क्या है, और मुझे अपने आप को किस पद पर पदस्थापित करना है। पद का मतलब उसका समाज में क्या अस्तित्व होना चाहिए, क्या लेवल होना चाहिए। तो देखिए आत्मचेतना, सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये क्या है, स्वयं के प्रति चेतना, स्वयं के अस्तित्व को जान लेना कि मुझे अपने आप को, जो मेरे आसपास का समाज है, परिवार है, रिश्तेदार हैं, देश विदेश है, उनमें मुझे मेरा स्थान किस प्रकार से बनाना है। उसकी जागरूकता, उसकी चेतना जिस व्यक्ति में होगी उसका व्यक्तित्व है वो एक अलग ही लेवल का होगा। तो एक अच्छे व्यक्तित्व के लिए आत्मचेतना अर्थात सेल्फ कॉन्शियसनेस का होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद बात करते हैं अपन आगे। तो देखिए अच्छा स्वास्थ्य, अब कोई व्यक्ति है वो अच्छा सोचे, अच्छा विचारे, अच्छा कार्य करे, उसके लिए क्या जरूरी है, अच्छे स्वास्थ्य का यानी गुड हेल्थ का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, और जिसका मस्तिष्क और जिसका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होगा उसका व्यक्तित्व भी क्या होगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो शारीरिक एवं मानसिक दोनों ही तरह के पक्ष जो हैं वो उसके क्या होने चाहिए, बिल्कुल वेल वर्किंग कंडीशन के अंदर होने चाहिए। अर्थात उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, शारीरिक रूप से वो हष्ट पुष्ट होगा और मानसिक रूप से तंदुरुस्त होगा, तो उसका व्यक्तित्व भी क्या होगा, बहुत ही शानदार होगा, और उसका भविष्य भी क्या होगा, उज्जवल होगा। इसके बाद में बात आती है, जैसे अपन ने एकीकृत या एकता की बात करी, उसी का एक जो आगे का स्टेप है वो क्या आता है, एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन। जैसी परिस्थिति आती है उस परिस्थिति के अनुसार निर्णय की क्षमता होना, अपने अनुकूल अगर सभी परिस्थितियां हैं तब अपन अच्छा वर्क कर रहे हैं, ये व्यक्तित्व का एक पहलू है। लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर भी और शांत रहते हुए और अच्छा कार्य कर जाना, ये क्या है, परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने की क्षमता है, यानी कि समायोजन है। अपने आस पड़ोस में, परिवार के अंदर, या फिर जिस क्षेत्र में अपन कार्य कर रहे हैं उस कार्य क्षेत्र में अपने अगेंस्ट, अपने विरुद्ध कोई परिस्थितियां बन रही हैं, ठीक है, कंडीशंस बन रही हैं, उनमें भी अपने आप को एडजस्ट कर लेना,
ये क्या है, व्यक्तित्व की एक बहुत अच्छी विशेषता होती है। ठीक है, स्मूथ रोड्स नॉट मेक ए परफेक्ट ड्राइवर। एक सीधा रास्ता, चिकनी सड़क वो परफेक्ट ड्राइवर नहीं बनाती हैं, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं वही क्या बनाती हैं, परफेक्ट ड्राइवर बनाती हैं। तो जब लाइफ में ये परिस्थितियां अपने प्रतिकूल होंगी और उन प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर उचित निर्णय लेने की क्षमता अगर किसी व्यक्ति में होगी तो वो उन परिस्थितियों के अंदर क्या कर जाएगा, एडजस्टमेंट कर जाएगा, समायोजन कर जाएगा, और यही एक बहुत अच्छे और एक सुलझे हुए व्यक्तित्व की क्या होती है, पहचान होती है। इसके बाद में है लक्ष्य निर्देशित होना। कोई भी व्यक्ति है, वो व्यक्ति अगर अपने टारगेट के प्रति बिल्कुल डेडिकेटेड है, समर्पित है, लक्ष्य से बिल्कुल भटक नहीं रहा है, इर्द गिर्द की साइड की बातें हैं उन पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है, और उसके व्यवहार में क्या है, स्पष्टता है। ठीक है, ये नहीं कि परिस्थिति के अनुसार बदल लिया अपने आप को। हालांकि परिस्थिति के अनुसार बदलाव, एक सकारात्मक बदलाव करना अलग चीज है, लेकिन जैसे कि किसी एक स्थान के ऊपर अलग स्टेटमेंट दे दिया, दूसरे स्थान के ऊपर दूसरा स्टेटमेंट दे दिया, उससे उसका व्यक्तित्व है वो क्या होता है, उलझा हुआ होता है, स्पष्ट नहीं होता है। व्यक्ति के बारे में दूसरे व्यक्तियों की स्पष्ट राय नहीं बनती है कि फला व्यक्ति कैसा है। ठीक है, तो ये व्यवहार में बिल्कुल स्पष्टता होनी चाहिए, एकदम से अपने टारगेट के प्रति समर्पित होना चाहिए, उसी एक निश्चित रास्ता है तो उस रास्ते के ऊपर चले, तब जाकर के और उस व्यक्ति का क्या बनता है, एक स्पष्ट व्यक्तित्व बनता है कि यह व्यक्ति उग्र प्रवृत्ति का है, यह शांत प्रवृत्ति का है, यह क्रियाशील प्रवृत्ति का है, यह आलसी प्रवृत्ति का है। ये सब किसके कारण होती हैं, उसके व्यवहार में स्पष्टता होने के कारण ही उसके व्यक्तित्व के प्रति क्या बनती हैं, धारणाएं बनती हैं। यदि उसका व्यवहार अस्पष्ट है तो फिर उसका व्यक्तित्व है वो भी क्या होगा, उलझा हुआ ही होगा, स्पष्ट नहीं होगा। बिल्कुल गोल डायरेक्टेड क्या होना चाहिए, लाइफ है वो होनी चाहिए, अपने लक्ष्य केंद्रित होनी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं आगे, निरंतरता। जिस तरह का व्यवहार आप कर रहे हैं, जिस तरह की आदतें आप बरत रहे हैं, जिस तरह की कार्यशैली आपकी है, उसमें निरंतरता होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। ये एक अच्छे व्यक्तित्व का क्या है, गुण है। विचारों में निरंतरता, ये नहीं कि आपके स्टेटमेंट हैं वो बदल रहे हैं समय समय के ऊपर। एवं विकासोन्मुखी प्रवृत्ति, लगातार डेवलपमेंट की तरफ जाने वाली आपकी क्या होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए। आपका कार्य है वो क्या होना चाहिए, लगातार डेवलपमेंट को देखने वाला और उसकी तरफ आगे बढ़ने वाला, विचारों के अंदर निरंतरता होना और विचारों के अंदर स्थायित्व होना, ये क्या है, व्यक्तित्व का एक गुण है, एक विशेषता है, एक कैरेक्टर है। यानी कि अपने व्यवहार में, अपने विचारों में क्या होनी चाहिए, निरंतरता होनी चाहिए। उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण आता है, दृढ़ इच्छा शक्ति, स्ट्रॉन्ग विल पावर। यानी कि आप अगर किसी भी कार्य क्षेत्र में उतर रहे हैं तो उस कार्य करने की संकल्प शक्ति है वो आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आपको कोई डिगा नहीं सके। हाँ, ये जरूर कि उस कार्य में उतरने से पहले आपको उसके सभी निगेटिव और पॉजिटिव पहलुओं के ऊपर विचार कर लेना चाहिए कि इस कार्य के अंदर अपन इस कार्य को करने में सक्षम हैं या नहीं हैं। और अगर आपको लगता है कि हाँ, यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, तो फिर आपकी जो इच्छा शक्ति है वो बिल्कुल भी डगमगानी नहीं चाहिए। किसी भी कार्य के प्रति अगर आप उस कार्य में उतर गए तो फिर उसके प्रति क्या होना चाहिए, संपूर्ण डेडिकेशन होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए। और इस समर्पण भाव के साथ साथ आप में खुद में आत्मविश्वास है वो भी एक एक्सट्रीम लेवल का, एक उचित लेवल का होना चाहिए। ना ही तो आप यूं ओवर कॉन्फिडेंस में डगमगाएं और ना ही आपका कॉन्फिडेंस है वो लो हो। बिल्कुल उचित लेवल का, जिस आत्मविश्वास की आपको आवश्यकता है वो बना रहे और कार्य में लगातार लगे रहें। ये आपके स्पष्ट व्यक्तित्व की क्या है, बहुत अच्छी विशेषता है। तो इन सभी विशेषताओं के साथ और बनता है एक मजबूत व्यक्तित्व, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। चलिए बात करते हैं आगे। तो आगे देखिए, व्यक्तित्व की विशेषताएं जो अपन ने पढ़ी हैं, अब उन सभी विशेषताएं को देख लेने के बाद में अदर विशेषताएं ऑटोमेटिक जब भी अपने सामने आएंगी तो एक पॉजिटिव सोच अपने में विकसित हो जाएगी और उसके बाद में अपन किसी भी विशेषता को कि ये व्यक्तित्व की अच्छी विशेषता हो सकती है या नहीं है, इसका जजमेंट अपन आराम से ले सकते हैं। अब एक महत्वपूर्ण टॉपिक आता है निकल करके, व्यक्तित्व का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन या फिर टाइप्स ऑफ ए पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व के प्रकार। देखिए, व्यक्तित्व के वर्गीकरण के अलग अलग आधार हैं, अलग अलग मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अलग अलग वर्गीकरण दिया है। और निश्चित तौर पर एक प्रश्न है वो व्यक्तित्व की विशेषताओं से,
एक प्रश्न है वो व्यक्तित्व के प्रकार से, एक व्यक्तित्व के सिद्धांतों से, एक व्यक्तित्व के मापन की विधियों से। ऐसे कई कई पॉइंट बनते हैं। उन पॉइंट्स में से कभी किसी पॉइंट में से तो कभी किसी पॉइंट में से 2-3 क्वेश्चन हैं वो व्यक्तित्व से निश्चित तौर के ऊपर पूछे जाते हैं। इतने ही मुख्य रूप से 6-7-8 यूनिट होती हैं किसी भी एग्जाम के अंदर, और लगभग 15-20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। तो 2-3 प्रश्न है वो तो हर एक यूनिट से पूछे ही जाने होते हैं। और व्यक्तित्व, अधिगम, ये बुद्धि, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि इनमें से ज्यादा क्वेश्चन है वो बनते हैं। तो देखिए वर्गीकरण को किस प्रकार से, सबसे पहला वर्गीकरण जो दिया गया व्यक्तित्व का वो दिया गया 400 ईसा पूर्व। कब दिया गया? 400 ईसा पूर्व। किसने दिया? तो हिप्पोक्रेटस नाम के एक शिक्षा शास्त्री हुए जो यूनानी या ग्रीक के शिक्षा शास्त्री थे। ठीक है, शरीर शास्त्री, शरीर विज्ञान से जुड़े हुए एक शिक्षा शास्त्री हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस ने ये जो प्रथम वर्गीकरण अपना दिया वो एक बुक नेचर ऑफ ए मैन, नेचर ऑफ ए मैन, इस पुस्तक में और यह वर्गीकरण दिया। क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं कि सबसे प्रथम वर्गीकरण कब दिया गया? 400 ईसा पूर्व। किसने दिया? हिप्पोक्रेटस ने। हिप्पोक्रेटस हैं वो किस देश से संबंधित थे? तो यूनान या ग्रीक से संबंधित थे। किस शाखा से संबंधित थे? तो शरीर शास्त्री थे। कौन सी बुक में वर्गीकरण दिया? तो नेचर ऑफ मैन। फिर व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हिप्पोक्रेटस ने? तो व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताइए। ठीक है, और चूंकि ये शरीर शास्त्री थे तो वर्गीकरण का जो आधार था वो था शरीर द्रव्य, यानी कि व्यक्ति के शरीर में पाए जाने वाले जो फ्लूइड्स हैं, जो द्रव हैं, उनके आधार पर, उन पदार्थों के आधार पर, और वर्गीकरण किया कि कौन सा द्रव है, कौन सा द्रव्य है वो ज्यादा प्रभावित है व्यक्तित्व के अंदर, ज्यादा इफेक्टिव है, उसी के आधार पर उसका व्यक्तित्व है वो क्या होगा? सामने आएगा। तो देखिए ये बात, प्रथम वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस के द्वारा दिया गया 400 ईसा पूर्व। बुक थी नेचर ऑफ ए मैन। ठीक है, मैन के ही व्यक्तित्व, मैन, टाइप्स ऑफ मैन, यानी कि व्यक्ति के प्रकार बता रहे हैं व्यक्तित्व में, तो 4 प्रकार। और पुस्तक का नाम क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ ए मैन। शरीर द्रव्यों के आधार पर क्या दिया गया? वर्गीकरण दिया गया। तो प्रथम वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस। ठीक है, अब देखिए जो 4 प्रकार का वर्गीकरण दिया गया, 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए गए हिप्पोक्रेटस के द्वारा, उसमें सबसे पहला था काले पित्त वाले, ब्लैक बाइल। ठीक है, ब्लैक बाइल। तो इनकी विशेषता देखो, एक क्वेश्चन तो यहां पर यह बनता है कि क्वेश्चन देता है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का प्रकार है वो हिप्पोक्रेटस के द्वारा नहीं दिया गया। तो इनमें से 3 कोई दे देगा और चौथा कोई दूसरे मनोवैज्ञानिक के आधार पर वर्गीकरण जो किया हुआ होगा वो दे देगा। ऐसा क्वेश्चन बनता है। एक व्यक्तित्व की विशेषताएं दे करके और फिर पूछता है कि इस विशेषता वाले व्यक्ति हैं उनका व्यक्तित्व कैसा होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो ब्लैक बाइल जो होते हैं, काले पित्त वाले, वो उदास एवं निराशावादी होते हैं, यानी उनके अंदर किसी भी कार्य को करने के प्रति जिज्ञासा है वो बहुत ही कम होती है, उदास प्रवृत्ति के होते हैं। इनको क्या बोलेंगे? मिलेनकोलिक बोलेंगे। ठीक है, मिलेनकोलिक बोला जाएगा। ठीक है, काले पित्त वाले या ब्लैक बाइल, कई बार ये नाम भी हिंदी में लिखा हुआ मिल जाता है मेलेनकोलिक। ठीक है, इस प्रकार के। तो उदास और निराशावादी प्रवृत्ति वाले क्या होते हैं? ब्लैक बाइल होते हैं। इसके बाद में काले रंग को उदासीन रंग के रूप में अपन मान सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है ना, ब्लैक, इस प्रकार से, तो ब्लैक बाइल। इसके बाद में पीले पित्त वाले, येलो बाइल, ये क्या होते हैं? गुस्सेल प्रवृत्ति के होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, है ना। सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई भी चीज पूछो तो इस तरह से जवाब देते हैं जैसे कि यूं बिल्कुल फाड़ेगा, जैसे इस तरह से कि इरिटेट प्रवृत्ति इनकी होती है। व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है? इरिटेबल होता है। ठीक है, तो गुस्सेल और चिड़चिड़े प्रवृत्ति के होते हैं पीले पित्त वाले व्यक्ति। इसके बाद में कफ प्रधान या श्लेष्म प्रधान व्यक्ति जो होते हैं, कोलेरिक। ठीक है, ये शब्द भी डायरेक्ट लिखा हुआ मिल जाता है, कोलेरिक, इस प्रकार से, कोलेरिक। ठीक है, यूं भी लिखा हुआ मिल जाता है, कफ प्रधान। तो ये क्या होते हैं? विरक्त प्रवृत्ति के होते हैं, यानी कि दुनियादारी के अंदर ज्यादा अपना लगाव नहीं रखते, निष्क्रिय प्रवृत्ति के होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। ठीक है, देखो विरक्त होना एक अलग चीज है और उदासीन होना अलग चीज है। ठीक है, ये तो क्या किसी भी कार्य को करने के अंदर उसकी लगन है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है इनके अंदर, तो वो काले पित्त वाले होते हैं। और ये विरक्ति भाव लगाते हैं, यानी इन्हीं के अंदर इस प्रकार का रहता है कि किसी भी कार्य को कर लेने से कोई कुछ विशेष हासिल नहीं हो जाने वाला है, इस प्रकार की सोच है वो ये रखते हैं। विरक्ति भाव इनके अंदर पाया जाता है, निष्क्रिय प्रवृत्ति के होते हैं, इनएक्टिव होते हैं।
इसके बाद में है रुधिर प्रधान। ये सबसे अच्छा व्यक्तित्व है वो माना जाता है। हिप्पोक्रेटिस के अनुसार जो वर्गीकरण है उनमें सबसे अच्छा प्रसन्नचित्त, एकदम खुश मिजाज और आशावादी, सैंग्विन टाइप के, है ना। ये नाम भी यूं इस प्रकार से सैंग्विन, ठीक है, इस प्रकार का जो व्यक्तित्व होता है, ब्लड बाइल प्रकार के ये होते हैं, ठीक है। तो 4 प्रकार का व्यक्तित्व मुख्य रूप से हिप्पोक्रेटस के अनुसार, जिसके अंदर काले पित्त वाले, उदास और निराशावादी, पीले पित्त वाले, गुस्सेल और चिड़चिड़े प्रवृत्ति के, कफ प्रधान जो होते हैं वो विरक्त और निष्क्रिय प्रवृत्ति के होते हैं, और रुधिर वाले जो होते हैं, रुधिर प्रधान जिनके अंदर होता है, यानी कि ये द्रव रुधिर है, ये प्रधान होता है, तो वो प्रसन्नचित्त आशावादी होते हैं, सैंग्विन टाइप के होते हैं। मुख्य रूप से देखिए प्रश्न पूछता है वो या तो पीले पित्त से संबंधित पूछता है, डायरेक्ट देता है कि कोई व्यक्ति है वो गुस्सेल एवं चिड़चिड़े स्वभाव वाला है, तो निम्न में से वो किस व्यक्तित्व से बिलोंग करता है, तो पीले पित्त वाले व्यक्तित्व से वो क्या करता है, संबंधित है। इसके बाद में यदि प्रसन्नचित्त रहने वाले व्यक्ति हैं तो वो किस प्रकार के होंगे, रुधिर प्रधान होंगे, ठीक है। इनमें काले पित्त वाले उदासीन और निराशावादी प्रवृत्ति के होते हैं, कफ प्रधान हैं वो विरक्ति भाव वाले इनएक्टिव होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद में अपन बात करते हैं, अगला टाइप आता है, तो भारतीय दृष्टिकोण के अंदर व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है। तो भारतीय दृष्टिकोण आध्यात्मिक संस्कृति, ठीक है। तो आध्यात्मिक संस्कृति के अंदर सबसे पहली बात आती है कि वर्गीकरण है वो किसके आधार पर, भागवत गीता के अंदर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए गए हैं। हिप्पोक्रेटिस के अनुसार कितने प्रकार है, 4 प्रकार, काला पित्त, पीला पित्त, कफ प्रधान और रुधिर प्रधान, इस प्रकार से, ठीक है। यहां पर 3 प्रकार का ये बात पूछी जाती है एग्जाम के अंदर कि भागवत गीता के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं, 3, या भारतीय दृष्टिकोण में व्यक्तित्व के कितने प्रकार हैं, तो 3 हैं, या भारतीय दृष्टिकोण के अंदर व्यक्तित्व को किस आधार पे या किस ग्रंथ के आधार पर बांटा गया, भगवत गीता के आधार पर ही। तो ये 3 प्रकार कौन से हैं, सात्विक या सतोगुणी, सफेद, ठीक है, इस प्रकार से। हालांकि ये सफेद, लाल और काला है वो तो इन्हीं को डिफाइन करके और ये चीज यहां पर दी गई है, बाकी मुख्य रूप से सतगुण, ठीक है, सतगुण, रजगुण और तमगुण, ठीक है, सत्य, रज और तम, इस प्रकार के जो 3 ये शब्द हैं वो अपने को ध्यान में रखने हैं। सतगुणी, सतोगुणी, सात्विक या सफेद, ये क्या होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ईश्वर में आस्था रखने वाले होते हैं, पूजा पाठ के अंदर अपना ध्यान रखने वाले होते हैं, ठीक है, यानी मुख्य रूप से धार्मिक कार्यों के अंदर लगे हुए और उन्हीं में रुचि रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या माने जाते हैं, सतगुणी या सतोगुणी, यानी सात्विक प्रवृत्ति वाले माने जाते हैं। इसके बाद में है रजगुणी, रजोगुणी, यानी कि राजसी प्रवृत्ति वाले, लाल, ठीक है, ये क्या होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, अपने साम्राज्य को बढ़ाने वाले, यानी पुराने टाइम के अंदर जो व्यक्ति हैं वो मुख्य रूप से भागवत गीता के समय है वो 3, एक धार्मिक प्रवृत्ति वाले, दूसरे राजाशाही और तीसरी जो प्रजा है उस प्रकार के। प्रजा के अंदर अलग तरह के होते थे व्यक्ति, अलग अलग तरह के, लेकिन मुख्य रूप से सतगुणी है वो धार्मिक और ईश्वर में आस्था रखने वाले। फिर रजगुणी, राजा की प्रवृत्ति, ठीक है, तो महत्वाकांक्षी, अपने साम्राज्य को बढ़ाने वाले, सत्ता प्रेमी, साम्राज्य के अंदर वृद्धि करना, और कर्म में विश्वास। अब जो महत्वाकांक्षी होगा, सत्ता प्रेमी होगा, निश्चित तौर पर उसको ये तो पता होगा कि कर्म किए बिना सत्ता है वो मिलने वाली नहीं है, तो ये क्या होते हैं, कर्मठ व्यक्तित्व के धनी होते हैं, राजसी या रजोगुणी, ठीक है। इसके बाद में है तामसिक या तमगुणी, तमोगुणी, काला व्यक्तित्व। यहां पर ये इनके अंदर ये कोई मोस्ट ऑफ इनके वर्गीकरण का आधार नहीं है, मुख्य रूप से यहां से ही पूछा जाता है। ये क्या होते हैं, जो तामसिक प्रवृत्ति वाले होते हैं वो आलसी प्रवृत्ति के होते हैं, सुख भोगने वाले होते हैं, चाहे उसको सुख को भोगने में और उनके जो तरीके हैं वो हो सकता है असामाजिक हों, ठीक है। तो अमानवीय प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या होते हैं, तामसिक होते हैं या तमोगुणी प्रवृत्ति वाले होते हैं। तो भगवत गीता के अनुसार व्यक्तित्व है वो भारतीय संस्कृति में कितने प्रकार का बताया गया, 3 प्रकार का। सतगुणी, सत्संगत, ऐसे याद रखेंगे, सतगुणी सत्संगत मतलब कि धार्मिक प्रवृत्ति वाले और ईश्वर में आस्था रखने वाले होते हैं। राजसी, रजगुणी, राजा के समान, सत्ता प्रेमी, महत्वाकांक्षी, कार्य के अंदर, कर्म के अंदर विश्वास रखने वाले। एक अच्छे राजा के अनुसार, राजा अगर अच्छा नहीं है तो फिर वो कोई जरूरी नहीं है कि वो महत्वाकांक्षी हो ही। इसके बाद में तामसिक या तमगुणी, तो ये क्या होते हैं, आलसी प्रवृत्ति के होते हैं और अमानवीय तरीकों से सुख भोगने के अंदर इनकी ज्यादा इच्छा रहती है। इसके बाद में बात करते हैं अपन आगे। तो देखिए ये व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं वो मुख्य रूप से 2 आधार अपन ने यहाँ पर देखे,
उसके बाद में शारीरिक दृष्टि से है या मानसिक दृष्टि से है, भावनात्मक दृष्टि से है, व्यक्तित्व के अलग अलग आधार हैं और अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा, है ना, युंग के द्वारा है, युंग या जुंग कह सकते हैं अपन, ठीक है, क्रेसमर है, सेल्डन है, ठीक है, ऑलपोर्ट है, उनके द्वारा अलग अलग व्यक्तित्व के प्रकार हैं, वो भी दिए हुए हैं, उनकी अपन अगली क्लास के अंदर चर्चा करेंगे विस्तृत। इस क्लास में अभी तक अपन ने जो चीज पढ़ी, देखिए इससे पहली क्लास के अंदर भी, जिसको आप इसके बाद में निश्चित तौर पर देखेंगे, ऐसा मेरा आत्मविश्वास है कि व्यक्तित्व का अर्थ कहाँ से वो डेवलप हुआ और उसकी परिभाषाएं इससे पहले सेशन के अंदर कंप्लीट हो चुकी हैं। और इस क्लास के अंदर अपन ने क्या देखा है कि व्यक्तित्व जो है उसको मुख्य रूप से प्रभावित करने वाले कारक, उनको अपन ने देखा है। उसके बाद में व्यक्तित्व है उसकी विशेषताएं अपन ने देखी हैं और व्यक्तित्व को वर्गीकृत करने के दो आधार, एक जो सबसे पहला प्रारंभिक जो वर्गीकरण किया गया था शारीरिक द्रव्यों के आधार पर हिप्पोक्रेटस के द्वारा 400 ईसा पूर्व, उसको अपन ने देखा 4 प्रकार का व्यक्तित्व है। और एक भारतीय संस्कृति में भगवत गीता में 3 प्रकार का व्यक्तित्व बताया गया है ना, जिसके अंदर सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, इनको अपन ने देखा। निश्चित तौर पर ये इस क्लास में ही आपको याद हो गए होंगे। अब इन्हीं से जुड़े हुए कुछ प्रश्न जो कि पूर्व की परीक्षाओं के अंदर पूछे गए हैं, अपन ने जो पढ़ा उसमें से क्वेश्चन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, इस चीज को जांचने के लिए और अपनी तैयारी को परखने के लिए ये चीज है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है आज की क्लास का कि निम्न में से कौन सी अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है। अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है, ग्रेड सेकंड 2019 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन। तो अपनी सीमाओं एवं शक्तियों का ज्ञान, आत्म का ज्ञान पढ़ा है अपन ने विशेषताओं के अंदर, व्यक्तित्व की विशेषताओं के अंदर अपनी सीमाओं या अपनी शक्तियों का ज्ञान, ठीक है। इसके बाद में आकांक्षाओं का पर्याप्त स्तर, यानी कि अपने स्वयं के जीवन के प्रति उसकी क्या क्या आकांक्षाएं हैं, क्या क्या इच्छाएं हैं, उनका एक उचित स्तर, पर्याप्त स्तर, ये भी एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। प्रतिकूल परिस्थितियों में जूझने की क्षमता, यानी उन परिस्थितियों के अंदर उचित निर्णय लेने की क्षमता है वो उस व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। इसके बाद में है गलतियां खोजने की अभिवृत्ति। देखो अभिवृत्ति है वो क्या होती है, जो मनोदैहिक कारक हैं उनके अंदर आती हैं। अब अभिवृत्ति अच्छी है या गलत है, ठीक है, तो गलतियां खोजने की, कोई दूसरा सामने व्यक्ति है या कोई कार्य किया जा रहा है, उस कार्य में कमी निकालना, ये एक अच्छा गुण नहीं है। जबकि उस कार्य की अच्छाइयां देखना, उसकी समालोचना करना, ये व्यक्तित्व का एक अच्छा गुण है। लेकिन केवल गलतियां खोजी जा रही हैं, गलतियां खोजने की अभिवृत्ति है, तो वो एक अच्छे व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है, अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है। अगर अपन बार बार गलतियां ही निकालेंगे तो अपन उस जगह, उस समाज में उन व्यक्तियों के साथ जिनमें गलतियां निकाल रहे हैं उनके साथ समायोजित नहीं हो पाएंगे। तो अपना आंसर कौन सा चला जाएगा, गलतियां खोजने की अभिवृत्ति एक अच्छे समायोजन की विशेषता नहीं है। इसके बाद में बात करते हैं अपन अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है। जैविक निर्धारक मतलब है शारीरिक, ठीक है, बायोलॉजिकल फैक्टर कौन सा है इनमें से। तो आकांक्षाओं का स्तर, तो ये तो मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिकल है। आनुवांशिक प्रभाव, तो ये है जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक इफेक्ट जो है, तो ये किससे निकल करके जुड़ा हुआ आता है, जैविक निर्धारक होता है। उसके बाद में सामाजिक और आर्थिक स्तर, तो ये भी जन्मजात नहीं है, जैविक नहीं है, अर्थात शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, बाद में सामाजिक प्रतिष्ठा या जो आर्थिक स्तर है वो बाद में डेवलप किया जाता है। फिर है जन्म क्रम, यहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आनुवंशिक प्रभाव है वो भी जैविक हो सकता है और जन्म का क्रम है ये जैविक नहीं है। जन्म का क्रम, भाई किसी बच्चे का, जैसे एक माता पिता के 2 संतान हैं, एक पहले उत्पन्न हुआ दूसरा बाद में, उससे उसके शरीर में कोई बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं आने वाला, वो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है, ठीक है। कौन प्रभावित करता है कि वो किस माता पिता की संतान है, किस समाज में, किस परिवार से, यानी उसका वंश कैसा है, वो चीज तो प्रभावित करती है। आनुवंशिक कारक तो उसको प्रभावित करते हैं, लेकिन जन्म का क्रम है वो उसके व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है, यानी कि ये जन्मजात कारक नहीं है, जैविक कारक नहीं है। तो यहां पर मुख्य रूप से जो व्यक्ति का जैविक निर्धारक होता है या जैविक कारक होता है वो कौन सा होगा, आनुवंशिक प्रभाव होगा, यानी कि जेनेटिक इफेक्ट होगा। ये बायोलॉजिकल है, जैविक कारक है। इसके बाद में बात करते हैं अपन आगे। तो देखिए निम्न में से कौन सी विशेषता व्यक्ति को सीधे प्रभावित करती है, डायरेक्ट प्रभावित करती है, व्यक्ति को या व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। ग्रेड सेकंड 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन, शारीरिक गठन यानी शरीर का निर्माण और सामाजिक व्यवहार, यानी जिस समाज में वो रहता है
उसके अंदर उसका एडजस्टमेंट कैसा है, मानसिक एवं आध्यात्मिक योग्यता यानी उसके दिमाग की सोचने की प्रवृत्ति कैसी है, अध्यात्म का ज्ञान है वो उसका कैसा है, ये योग्यता। संवेगात्मक आयाम यानी वो इमोशंस के आधार पर और जो सामने परिस्थितियां हैं उनको किस प्रकार से ट्रीट करता है, और उसके बाद में अनुभव, उसके एक्सपीरियंस, दूसरों को देख करके सीखना और अपने व्यक्तित्व में निखारे लाना। निम्न कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए कि इनमें से कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को डायरेक्ट प्रभावित करती हैं। तो बिल्कुल ये शरीर का गठन और सामाजिक व्यवहार भी प्रभावित करता है व्यक्तित्व को, उसका मानसिक और आध्यात्मिक योग्यता भी प्रभावित करती है, उसके संवेग भी प्रभावित करते हैं, और उसका अनुभव है वो भी उसके व्यक्तित्व को निखारने में रोल अदा करता है। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी सारी की सारी विशेषताएं यानी 1, 2, 3 और 4 सभी विकल्प ये जो हैं यहाँ वाले वो क्या हैं, राइट हैं। उपयुक्त सभी क्या करते हैं, व्यक्तित्व को सीधे प्रभावित करते हैं। इसके बाद बात करते हैं अपन आगे, अगला क्वेश्चन पर्सनैलिटी शब्द। ये पिछली क्लास का जो पढ़ाया हुआ मैटर है उसमें से एक क्वेश्चन है वो मैंने शामिल किया है। तो पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया है, देखो यहां पर समझने की बात है। एक क्वेश्चन बनता है कि जो पर्सनैलिटी शब्द है, पर्सनैलिटी शब्द ये किस भाषा का है, ये किस भाषा का है, तो किस भाषा का है, तब तो ये इंग्लिश भाषा का है। ये किस लैंग्वेज का है, इंग्लिश का है। पर्सनैलिटी व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी। लेकिन क्वेश्चन क्या है देखिए, पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा के मूल से लिया गया है, यानी ये शब्द है वो कौन सी भाषा के मूल से, तो एक लैटिन भाषा, ठीक है, और लैटिन भाषा का एक शब्द पर्सोना, ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुखौटा या फिर नकाब यानी कि नकली चेहरा, ठीक है। ये पर्सोना शब्द है वो कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का है, और इसी से ये शब्द है वो बना है, ठीक है। तो किस भाषा के मूल से, लैटिन भाषा के मूल से ये पर्सनैलिटी शब्द है वो लिया गया है। क्वेश्चन होता पर्सनैलिटी शब्द किस भाषा का है, तो अपना आंसर होता इंग्लिश भाषा का है, और ये क्वेश्चन तो कोई भी पूछता भी नहीं। चलिए आगे बात करते हैं अपन, अगला क्वेश्चन 5वां। व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारित करते हैं। यानी ऐसे मनोदैहिक यानी कि दैहिक यानी कि शारीरिक और मानसिक इन गुणों का गत्यात्मक संगठन यानी कि क्रियाशील संगठन, वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, जो व्यक्ति को वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारित करने के अंदर करते हैं, योगदान देते हैं। तो ये देखिए पिछले क्लास के अंदर बहुत अच्छी तरह से ये चीज बताई थी कि अपन मनोवैज्ञानिक के साथ में और परिभाषा के कुछ कीवर्ड्स जो है वो ध्यान में रखेंगे। गत्यात्मक संगठन और अद्वितीय समायोजन, मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन, ये बात कौन करते हैं, आलपोर्ट करते हैं, ठीक है। ग्रेड सेकंड हिंदी 2010 के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है, आलपोर्ट की ये परिभाषा है जो कि ये कहते हैं कि व्यक्तित्व उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो व्यक्ति का वातावरण में अद्वितीय समायोजन निर्धारित करते हैं। यानी इन गुणों के कारण ही और व्यक्ति है वो वातावरण में क्या करता है, एडजस्टमेंट बिल्ड करता है। तो ये अपनी क्लास थी जिसके अंदर अपन ने व्यक्तित्व की विशेषताएं देखी, व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले या प्रभावित करने वाले कारक देखे, व्यक्तित्व के प्रकार एक अपने हिपोक्रेटस के अनुसार और दूसरे भारतीय संस्कृति के अनुसार यानी कि भगवत गीता के अंदर जो 3 प्रकार बताए हैं उनको अपन ने देखा और उनके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चंस भी अपन ने किए। उम्मीद करता हूं ये क्लास आपको बहुत ही पसंद आएगी, ठीक है। और अगर ये क्लास पसंद आई है तो ऐसे ही और क्लास पाने के लिए चैनल के ऊपर लगातार जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, वीडियो को शेयर भी करें, और वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके निश्चित तौर पर बताएं, और लगातार अपनी तैयारी को जारी रखें। इन्हीं उम्मीद, इन्हीं आकांक्षाओं के साथ में फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक बने रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।